प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक टॉपर बच्चे की आंसर शीट। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आपने अपने उत्तरों को किस प्रकार लिखना है। ये 2020 का उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। मैंने वीडियो को छोटा रखने के लिए इसमें केवल भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स वाला भाग दिखाया है। इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट के मॉडल आंसर शीट यानी टॉपर्स बच्चों की कॉपीज़ भी आपके लिए लेके आऊँगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसमें से इस बार 12 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी फिजिक्स में से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिजिक्स के चैप्टर कौन कौन से हैं आपकी क्लास में? चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13। और ये 12 प्रश्न जो हैं वो 25 अंक के होंगे, जिनमें से 6 1 अंक वाले, इसमें बहुविकल्पी और निश्चित उत्तरीय दोनों तरह के प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 6 प्रश्न होंगे जो कि 1 अंक वाले होंगे। एक प्रश्न होगा 2 अंक वाला यानी कि अति लघु उत्तरीय। 3 प्रश्न होंगे 3 अंक वाले यानी कि लघु उत्तरीय। और 2 प्रश्न होंगे 4 अंक वाले यानी कि विस्तृत उत्तरीय। इसी से जुड़ा मेरा एक वीडियो आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि विज्ञान में कितने प्रश्न कौन से भाग से और कितने अंक के आने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न का घ वाला जो प्रश्न है वो फिजिक्स का है। ये लिखा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है कहलाता है। और 4 ऑप्शन है: विभव क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दिशा क्षेत्र, उदासीन क्षेत्र। अब देखते हैं कि टॉपर बच्चे ने इसका क्या आंसर लिखा है। देखिए, ये है आंसर शीट। आपको भी कुछ इसी तरीके की एक आंसर शीट मिलेगी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की हाई स्कूल की, जिसमें कि 10 पन्ने होंगे। यहाँ पर उस बच्चे का अनुक्रमांक, विषय और उसका दिन और जो बाकी डिटेल है वो छुपा दी गई है, जिससे कि गोपनीयता बनी रहे। तो देखते हैं इसका जो पहले का घ का आंसर कैसे लिखा है। देखिए, यहाँ पर लिखा है इसमें घ का आंसर, केवल जो ऑप्शन नंबर था वो 2 लिखा है और साथ में लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न। घ के नीचे वाला भी फिजिक्स का ही प्रश्न है। लिखा हुआ है: गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। 4 ऑप्शन है: वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। अब इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है और साथ में लिख दिया है फोकस दूरी। अब फिजिक्स का अगला प्रश्न देखते हैं। यह है प्रश्न संख्या 4। देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या लिखा हुआ है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। बल्ब से 0.50 ए यानी एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल है यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखा है टॉपर बच्चे ने। ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा है इसमें। पहले जो ये लिखना है कि जो प्रश्न में दिया गया है, तो V दिया गया यानी विभवांतर है 220 वोल्ट, I दिया गया यानी कि विद्युत धारा 0.50 एम्पियर और P पूछा हुआ है। तो सूत्र है P = VI यानी कि पावर पूछी हुई है, शक्ति। तो V और I का मान रख देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर 110.0 वाट आ गया है। बस इतना ही लिखना है और एक लाइन बल्ब की शक्ति 110 वाट होगी, ये लिख दिया है बच्चे ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 5वां सवाल है। लिखा है कि एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होगा? 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर। देखिए, एक ही लाइन का आंसर भी लिखा है बच्चे ने कि व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होगा। कि कोई दोष पूछा था कौन सा होगा, तो केवल इतना ही लिखा है कि दूरदृष्टि दोष होगा। उससे ये नहीं लिखा है कि इसका कारण ये है, इसमें ये वाला लेंस लगाते हैं। जितना पूछा जाए आपने केवल उतना ही लिखना है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। जैसे कि दूरदृष्टि दोष को अंडरलाइन कर दिया, जैसे कि चेक करते समय टीचर की नज़र तुरंत वहाँ जाए और उसको नंबर देने में आसानी हो, तुरंत नंबर पा जाएगा बच्चा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। देखिए, लिखा है कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर
परिकलित कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से कैलकुलेट किया है बच्चे ने। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि जो जो मान प्रश्न में दिए गए हैं वो लिख लेने हैं। जैसे आर लिखा हुआ है इस बच्चे ने, आर माने प्रतिरोध 8 ओम है, विद्युत धारा 15 एम्पियर है आई, और टी समय बराबर 2 घंटे। तो 2 घंटे को पहले सेकंड में बदल लिया है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड हो जाएंगे। उसके बाद ये सूत्र है कि ऊष्मा निकालने के लिए H बराबर I² RT। तो I की जगह 15 रख दिया, R की जगह 8 रख दिया, T की जगह 7200 रख दिया, तीनों को गुणा कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा गुणा भाग दशमलव वाला इस तरह का कुछ भी नहीं है। और जो भी आंसर आया है उसके आगे जूल लिख दिया है। अगर आपको पता है इसको कैसे 10 की घात में बदलते हैं तब तो लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल भी जो इसने लिखा हुआ है वो जूल में लिख सकते हैं आंसर, तब भी वो सही ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 भी फिजिक्स से जुड़ी हुई है और 2 मार्क्स का सवाल था। ये 12वां भी और 13वां भी और 14वां भी 2 मार्क्स का सवाल है। देखते हैं 13वां सवाल है, सीधा सवाल है एकदम। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, उसका मात्रक लिखिए। 2 नंबर का सवाल है। देखते हैं बच्चे ने आंसर कैसे लिखा है। देखिए इसमें लिखा है, और बहुत सुंदर राइटिंग नहीं है मगर यह साफ साफ लिखा हुआ है। विद्युत धारा लिख दिया है, हेडिंग डाल दी है, फिर लिखा है किसी चालक पर एकांक समय में गुजरे आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। सामान्य शब्दों में एकांक समय में चालक पर बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहलाती है लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत गलत हुआ है मगर कोई बात नहीं, उतना वो मैनेज हो जाता है। और I बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A या AMP से निरूपित करते हैं। तो इतना इसका आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नीचे अंडरलाइन, उसके नीचे लाइन खींचता जा रहा है बच्चा। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे कि टीचर का ध्यान एकदम से उसके ऊपर आकृष्ट हो और नंबर अच्छे मिल जाएँ। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, वो भी 2 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या 14 में लिखा है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये भी बहुत ही छोटा सा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा है बच्चे ने। ये है प्रश्न 14 का उत्तर। लिखा है जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो फिर निर्वात में चाल बराबर C, यानी कि अपवर्तनांक बराबर 1/C। तो C बराबर 1 अपवर्तनांक, यानी कि C का मान निकालने के लिए 1/1.33 लिख सकते हैं। अतः उपयुक्त कथन से आशय है कि जल में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.33 गुना है। कितना सीधा सा इसने बच्चे ने सिंपल करके लिखा हुआ है। देखिए बहुत ही सीधी सी बात है और अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो ये 2 नंबर इस पर आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि आपने क्या करना है, तुलना करनी है अपवर्तनांक की प्रकाश की चाल से ही तुलना की जाती है, तो वही बात इसने करी है। अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद सीधे चलते हैं बड़े प्रश्नों की ओर, यानी थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि संख्या है प्रश्न संख्या 22। तो वो 3 नंबर का है, उसको देखते हैं। ये है 3 नंबर का एक सवाल, लघु उत्तरीय प्रश्न। 400 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। और ब्रैकेट में दर दे रखी है 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर kWh। आपको पता चल रहा होगा कि इस फिजिक्स का जो पोर्शन है, जो भौतिक विज्ञान का पोर्शन है, उसमें से ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं और अच्छे नंबर के आते हैं। तो अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको आसानी से मिल जाएंगे मार्क्स। और कैसे उनको लिखना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चे ने कैसे लिखा है। संख्या 22 का उत्तर। मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले आपने वो चीज़ें, यानी वो मान लिख लेने हैं जो कि प्रश्न में दिए गए हैं। प्रश्न में समय दिया गया है 8 घंटे, तो T बराबर 8 आवर। और P यानी पावर दे रखी है 400 वाट, इसको बदल लिया है किलोवाट में, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 से भाग कर देंगे तो 0.4 किलोवाट हो जाएगा। सूत्र है P बराबर W/T, तो W बराबर हो जाएगा P/T, यानी 1 दिन की दर हम निकाल लेंगे। तो वो 1 दिन की दर कितनी जाएगी, क्योंकि 1 दिन में 8 घंटा चलता है, तो 8 × 0.4 किलो 3.2 किलोवाट आवर, ये 1 दिन की दर है। अब इसकी 1 दिन का मूल्य कितना होगा, 3.2, क्योंकि दर जो है वो 3 रुपये है, तो 3.2 को गुणा कर देंगे 3 से, 9.6 रुपये आ गया। और उसको फिर 30 से गुणा करना है, 1 महीने का है,
तो 9.6 जो आया उसको 30 से गुना कर देंगे, 288 रुपये। यानी रेफ्रिजरेटर को 30 दिन चलाने का मूल्य 288 रुपये होगा। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुंदर सा इसमें लिखा हुआ है, तो इसको मेरे ख्याल से पूरे मार्क्स मिले होंगे। इसमें आपको भी ऐसा ही लिखना है। अगला सवाल देखते हैं, यह है सवाल नंबर 23। देखिए सवाल नंबर 23, इसमें लिखा है कि एक वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में रखी है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। और या फिर इसके बदले में हम दूसरा सवाल भी कर सकते हैं, अथवा में इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए। तो दोनों में से कोई भी एक सवाल करना है। 3 नंबर का एक सवाल है ये, 23 नंबर का। देखते हैं कि इस टॉपर बच्चे ने इनमें से कौन सा सवाल हल किया है। जो भी उसको आसान लगा होगा वो उसने किया होगा। बच्चे ने 23वें सवाल का ये वाला जो पहला वाला हिस्सा था वो किया है। इंद्रधनुष बनने की घटना का वर्णन करने, ये वाला सवाल नहीं किया। देखिए अवतल दर्पण लिखा है इसने हेडिंग में, और फिर लिखा है उसकी चित्र बनाया हुआ है, उसने याद किया होगा, समझा होगा सवाल को। तो अवतल दर्पण बना रखा है और वस्तु को C और F के बीच में रखा हुआ है। तो लिखा भी है कि प्रतिबिंब C से बाहर उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है। और फिर उत्तल दर्पण का चित्र बनाया हुआ है, और फिर लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण में वस्तु कभी भी C व F के बीच में नहीं रखी जाती, क्योंकि इसमें सदैव C व F दूसरी ओर होते हैं। उत्तल दर्पण में केवल 2 शर्तें होती हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तथा जब वस्तु ध्रुव व अनंत के बीच हो। उपयुक्त चित्र में वस्तु P व अनंत के बीच है। तो बहुत ही अच्छा जवाब इसमें दिया हुआ है। अगला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 जो है वो 4 नंबर का है और इसके 2 हिस्से इन्होंने किए हुए हैं, और उसमें भी अथवा में भी ऑप्शन है आपके पास। चाहे पहला वाला हिस्सा कर लें चाहे दूसरा। पहले वाले में इसके प्रश्न के 2 हिस्से क और ख, और पहले में लिखा है 15 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। और ख लिखा है कि 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जुड़े हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र है, इसको देखकर वो हल करना है। या फिर अथवा में इसकी जगह हम ये वाला सवाल भी कर सकते हैं। इसके 4 हिस्से हैं। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। और फिर ख विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। ग प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले 2 स्रोतों के नाम लिखिए। और घ फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या सूचना मिलती है। तो ये 4 हिस्से हैं, तो 1 नंबर के हैं। ऊपर वाले भाग में क और ख 2 हिस्से थे, वो 2-2 नंबर के थे। तो देखते हैं कि इस टॉपर बच्चे ने 2020 में इन दोनों भागों में से कौन सा भाग हल किया है। तो इस बच्चे ने जो ऊपर वाला भाग था, पहला वाला भाग था प्रश्न का पहला, और जिसमें 2 हिस्से थे, वही वाला सॉल्व कर रहा है। जिसमें 4 हिस्से थे वाला सॉल्व नहीं करा है। तो देखिए क, वही मैंने बात जो पहले कही कि जो मान दिए गए पहले वो लिख लें। V बराबर 15 वोल्ट, Q बराबर 5C और W निकालना है। तो V बराबर W/Q फॉर्मूला लगाया है। W निकल गया, यानी कि वर्क निकल गया 75 जूल। 75 जूल कार्य किया जाएगा। अब ख वाला हिस्सा है, इसने चित्र जैसा बनाया था वैसे ही बनाया है इसने। और यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि खुद भी लिख भी रखा है इसने, R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब R1 और R2 को समांतर क्रम में, क्योंकि एक के नीचे एक है, ठीक है। ऐसे ही R3 और R4 को भी यदि लिखा होगा तो R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ने, और यहाँ पर जोड़ा है तो इसका आ गया है आंसर RS बराबर 2.5 ओम। फिर R3 और R4 को भी इसी प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ा है, तो आंसर आ गया है फिर से 2.5 ओम। अब ये क्योंकि ये दोनों R1 R2 का कॉम्बिनेशन और R3 R4 का कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, कुल प्रतिरोध बराबर R5 प्लस R6 जोड़ दिया है, और R बराबर 2.5 प्लस 2.5 बराबर हो गया 5 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध 5 ओम होगा। देखने में ये बच्चों को कई बार सवाल बहुत बड़े लगते हैं, मगर ये असल में बहुत आसान होते हैं। तो इन सवालों को ज़रूर हल करना चाहिए, और क्योंकि आंसर बिल्कुल डेफिनेट होता है और आसान होते हैं। मगर बात वही है कि फिर प्रैक्टिस अगर आपने की है तभी आप हल कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी 28 की जगह तरह 4 अंक का ही होगा। यह प्रश्न संख्या 29। इसमें लिखा है कि कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब माने वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर यदि किसी पर्दे को रखा जाए तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। देखिए सारे प्रश्न जो हैं कैलकुलेशन वाले हैं। देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा है। क्या 29 ये है, और यहाँ पर फिर वही पहले मान लिख लिए हैं सारे के सारे,
और सूत्र लगाया है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसका मान रखने पर ये हमारा निकला है v बराबर -37.5, माइनस से ध्यान रखिएगा। और m फिर निकाला है कि वही फॉर्मूले से, तो h बराबर निकला है -6 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि पर्दे को 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा C से बाहर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर V जो है वो माइनस में लिखा हुआ है, -37.5। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आप जानते होंगे पेपर आने वाले, अगर फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि माइनस का मतलब होता है कि जिधर वस्तु रखी हुई है, यानी लेफ्ट साइड पर रखी हुई ज़्यादातर वस्तु, तो उसी तरफ को ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब की P से दूरी है। तो इसलिए इसका मतलब है कि माइनस का मतलब है कि जिधर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, और अगर अवतल दर्पण है तो वो पर्दे पर बनता है। इसीलिए इस बच्चे ने लिखा है कि पर्दे को 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। तो माइनस का मतलब ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर h बराबर -6 आया, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, और वास्तविक उल्टा, तो माइनस का मतलब क्या है? उल्टा, और C से बाहर बनेगा। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। तो बच्चों, मैंने कोशिश करी है कि इस बार आपको फिजिक्स के क्वेश्चन दिखाऊं, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको और विषय के भी वीडियो बनाऊं, सोशल स्टडी, मैथ्स और आपका इंग्लिश, हिंदी वगैरह के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें।